1999 में चंद्रबाबू नायडू कुलाटी मार के सेकेंड टाइम कुलाटी मार के अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करे। 2002 में गुजरात को में सपोर्ट करे जब बीजेपी को। 2004 से लेके 2014 तक चंद्रबाबू नायडू पावर में नहीं थे। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेके अपने बेटे लोकेश का फ्यूचर परेशान कर दिए। वो नीतीश कुमार बिहार का एंडोमेंट बोर्ड जाके देखो, अब 1950 का एंडोमेंट बोर्ड का कानून है, उसमें क्या बोल रहे, खाली हिंदू मेंबर बन सकता। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्या है बोलिए आप? ये सौतेला सुलूक है हमारे से। लव जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है, जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मिठा है वो, पीते पियो, नको नको पियो। अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू मैं समझता था कि बहुत हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं 94 से 2004 तक एमएलए था। ईश्वर रेड्डी साहब के बाल काले थे, शौकत साहब के बाल काले थे, मेरे भी बाल काले थे। जब 1999 में चंद्रबाबू नायडू कुलाटी मार के सेकेंड टाइम कुलाटी मार के अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करे। 2002 गुजरात हुआ। ईश्वर रेड्डी साहब आप मेरे को करेक्ट करना, नहीं 100 टन चावल लेके बोले मेरे को 100 टन चावल मिले, बोले नहीं बोले? आप देख लो, हजरत गूगल पे जाके देखो आप। 2002 में गुजरात को में सपोर्ट करे जब बीजेपी को। 2004 से लेके 2014 तक चंद्रबाबू नायडू पावर में नहीं थे। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसा रॉन्ग डिसीजन लेके अपने बेटे लोकेश का फ्यूचर परेशान कर दिए। वो उन्होंने तो 70 के 76 के हो गए ना आप? हाँ 70 और 75। अरे वो बच्चे का फ्यूचर है ना बाबू साहब। आप गलती करें 10 साल, अच्छा डिवीजन ऑफ तेलंगाना आंध्रा के बाद ही पावर में आए ना आप। अगर डिवीजन नहीं होता तो आप आते ही नहीं थे। तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। नीतीश कुमार बिहार का एंडोमेंट बोर्ड जाके देखो, अब 1950 का एंडोमेंट बोर्ड का कानून है, उसमें क्या बोल रहे, खाली हिंदू मेंबर बन सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में हिंदू के डेफिनेशन में हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है। बिहार में आग क्या बोल रहा, ओनली हिंदू, यानी सिख भी नहीं बन सकता उसमें। हमारे हिंदू भाइयों को हम बोल रहे कि भाई जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करो, रोज गाली दो मेरे को उठ के, रोज एसएमएस करके गाली दो, मेरी फोटो को देख के थूक लो, आप जो करते करो, मगर ये तो समझो आपको ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपको दिमाग दिया ना, सोचो आप। ये आखिर ये नाइंसाफी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर क्या है बोलिए आप? ये सौतेला सुलूक है हमारे से। देखिए एक प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें हर मकतब फ़िक्र के, हर मसलक के लोग, जिम्मेदार लोग उसके मेंबर हैं। यहाँ पर 1.5 ईंट की दीवार उठाना है, मस्जिद बनाने का चक्कर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे लिए एक मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो फैसले हुआ है हम उस फैसले की तायद करना चाहिए। और आप एहतजाज को पुरअमन रखिए, और कोशिश ये करिए कि हमारे हिंदू धर्म के भाइयों को, उन बहनों को, सिख हमारे भाई बहन को, जैन भाई बहनों को हम ये बताएं कि जब आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? बोलो भाई। हाँ, अब देखिए, अब तो शरबत जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है, जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मिठा है वो, पीते पियो, नको नको पियो। अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये कहानी? आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ? अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप? अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे? विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत।
आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे इस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने करे, कैसा विकसित भारत बनेगा? हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे? और टैरिफ का तो देखो आप, मैं टैरिफ का सबसे पहले आदमी था, टैरिफ के बारे में बोला था। अभी टैरिफ का देखो तमाशे होने वाले हैं, कितना परेशानी होने वाली है डेयरी इंडस्ट्री को देखो आप। अब वो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, सितंबर तक पहला उसका होगा, अल्लाह को मालूम क्या क्या होने वाला है। अरे असल के ये बोल दिए ना इतने पूरा, इसीलिए हम लोग उर्दू में बोलते अलीफ से लेके वस्सलाम तक पूरा खोल दिए, खोल के बोल रहे, पूरा एक्सपोज कर दिए। अरे देखिए मैडम, पहले क्या बोलते थे, इस्लाम में वक्फ नहीं है। अरे कुरान में इन्फाक के ऊपर मेरे ख्याल से 70 ज्यादा आयतें हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। अरे कोई पार्लियामेंट में एक बीजेपी के मेंबर खड़े को बोले ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, उसमें नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की तुलना आप उनसे क्यों कर रहे हैं? आपको उनसे उतनी मोहब्बत क्यों हो गई? भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां पर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, और जिस कंट्रीज का नाम ले रहे झूठ इतना, वहां भी वक्फ है। मैं आप लोगों की इत्तला के लिए बता रहा हूं, हमारे बर्ख भी बैठे हुए हैं, आप नजफ करबला गए ना, अब आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को झूठ है बोल देना, क्या वहां पर पानी के कुएं नहीं है हज़रत अली के वक्फ किए हुए? 1400 साल पुराने हज़रत अली जब खलीफा थे, खलीफतुर राशिदीन हज़रत अली मुर्तज़ा जो खलीफा थे, उन्होंने वक्फ करे कुओं को पानी के, अब तक है। सिंगापुर में वक्फ है, मालूम आपको? सिंगापुर, मलेशिया छोड़ो, सिंगापुर में वक्फ है, टर्की में है, मोरक्को में है, कहां नहीं है? नहीं है। वो मोहम्मद गौरी आया था। अरे इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखे, मोहम्मद गौरी से नहीं सीखे हम। नहीं वो नुला, अरे इस्लाम में है, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुसलमानों के लिए। अब उन्होंने आया था, आप देखो कैसा कंफ्यूजन है। अमित शाह प्रॉफिट मोहम्मद की का जिक्र करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके पार्टी के लोग दूसरी बात बोल रहे हैं। उन्हें बोलने के बाद एक उनका टॉप मोस्ट लीडर कोई बात बोला तो कम से कम उस पर तो कायम रहना ना, उस पर भी कायम नहीं है। उनकी स्पीच के बाद उनके कई लोग सुन रहा था एमपीएस को, उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, यानी अमित शाह को वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए। आप स्पीचेस पढ़ो उन लोगों के। माने ये अगर इस तरह की नफरत आप में है मुसलमानों के ताल्लुक से, तो फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा पाएंगे।